हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। तो उस चीज़ को मतलब जारी रखने के लिए बच्चों तक पहुंचने का हमारा एक ज़रिया है कि बच्चों का नुकसान ना हो। तो उसी के रिगार्डिंग हमने जो है ये फैसला किया है कि अब हम अपनी क्लास जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपके लिए जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के रिलेटेड लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, जो +2 के रेगुलर सिलेबस से रिलेटेड है, यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry is a branch of science or branch of chemistry which deals with the study of relation between chemical energy and electrical energy. इस ब्रांच में हम ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। केमिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफॉर्मेशन है केमिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट is a substance which have tendency, this substance which have tendency to conduct electricity and dissociates into its ions by passing current through it। यानी कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो, और जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है मोल्टन स्टेट में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयनाइज होता है, डिसोसिएट होता है सोडियम कैटायन में और क्लोराइड एनायन में। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये जिस सेल में अक्कर होती है उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इस सेल के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में होता है, उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस अक्कर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। सो दिस टर्म is related to electrolysis, means electrolyte is a substance which dissociate into ions by passing current through it. There are two different variants of electrolyte. First one is strong electrolyte and second one is weak electrolyte. Here strong and weak fully related to dissociation percentage or ionization percentage. Strong electrolyte which is completely dissociated into ions
बाई पासिंग करंट। यानी कि जिस इलेक्ट्रोलाइट में से हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पास करते हैं तो उसके रिजल्ट के तौर पे जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, इट मीन्स दिस इलेक्ट्रोलाइट इज टर्म्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल NaCl, पोटेशियम सल्फेट, HCl, etc. And weak electrolyte, here weak stands for partial dissociation. Partial dissociation of electrolyte by passing current through it. यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और एज ए रिजल्ट वो कुछ परसेंटेज उसका डिसोसिएट होता है, टोटल 100% नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। और पार्शियली जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो उसको हम कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, these are the example of weak electrolyte. So this term is very important in the total concept of electrochemistry. Electrolyte, a substance which dissociate into ions by passing current through it. If it is completely dissociated, then it termed as a strong electrolyte, and if it is partially dissociated, then it termed as weak electrolyte. सो एग्जाम्पल आप लोग और बहुत सारे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पल ध्यान में आते हैं वो, अब जो ये प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है अपने आयंस में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो उस टर्म को कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, a process in which an electrolyte is completely dissociated into its constituents by passing करंट थ्रू इट। तो एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको कंप्लीटली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर हम डिसोसिएट कर देते हैं तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले अपने आयंस में डिसोसिएट होता है और फिर जो आयंस हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है उसके टुवार्ड अट्रैक्ट होंगे, उस पर डिपॉजिट होते हैं और फिर वो अपनी जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का छोटा सा सेटअप हम करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें हम ले लेते हैं मोल्टन NaCl और दो इसमें इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हमने प्लेस कर दिए। ये जो टर्म है इसका, जो ये वाला टर्मिनल है इसको बोलते हैं कैथोड और ये वाला है एनोड। जो कैथोड है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ना, उसमें कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो है ना वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर ये जो टर्म्स हैं ये अपोज हो जाती हैं, यानी कि उसमें जो कैथोड है वो रहेगा पॉजिटिव और एनोड रहेगा नेगेटिव। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कैथोड है
ये नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही आप सर्किट ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू मोल्टन NaCl, और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप करंट पास करेंगे ये अपने आयंस के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट। तो जो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन में ये डिसोसिएट होगा। अब इसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं वो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो कैटायंस हैं वो सब कहाँ डिपॉजिट होंगे, कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये कैटायंस यहाँ पे डिपॉजिट होंगे और एनायंस हैं वो इसके अगेंस्ट एनोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि जो अलग अलग प्रोसेस है एनोड और कैथोड उन दोनों के ऊपर, और ये जो दोनों प्रोसेस है इनमें एक सिंपल कंक्लूजन हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, जो +1 क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उस कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एनोड और कैथोड पे कंप्लीट होती है, और उसके थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। अब होता क्या है, पहले हम बात करें एनोड टर्मिनल की। तो एनोड पे क्या है, क्लोराइड आयंस डिपॉजिट हुए हैं, क्लोराइड आयन डिपॉजिट हुए हैं, और यहाँ ये जो क्लोराइड आयन है इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा ना तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे और एनोड को देंगे। एनायंस लिबरेट इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट टू एनोड, दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल, और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब ये 2 Cl रेडिकल्स अगर कंबाइंड होते हैं तो क्लोरीन गैस की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा, यानी कि एनोड पे जो क्लोरीन गैस है वो क्या होगी, लिबरेट। अब बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होता है, ये अपनी एनोड की रिएक्शन थी, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। क्लोराइड आयंस हैं और ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और 2 क्लोरीन न्यूट्रल अगर कंबाइंड होते हैं तो क्लोरीन गैस की फॉर्म में एनोड पे लिबरेट हो जाएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट में से जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन बन के और एनोड पे लिबरेट हो जाएंगे, ऐसे करके सभी प्रोसेस में। उसके बाद है कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, एनोड के अपोजिट रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो अब क्या होगा, एनायन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को डोनेट किया था, और कैटायन इसके अपोजिट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, कहाँ से, कैथोड से। तो इस केस में जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, सोडियम मेटल में। तो इस तरीके से जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो मेटल में कन्वर्ट होगा और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से सोडियम मेटल इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे डिपॉजिट होगी। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी हमने इसके थ्रू पास करी, इसमें क्या हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, किसमें, सोडियम और क्लोरीन गैस में। ये आपका सॉलिड है और ये गैस स्टेट में। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया हमने इसमें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। तो थ्रू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी a electrolyte is completely dissociated into its constituent. This complete process is known as electrolysis।
ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आगे आप जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ हैं वो भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक कंप्लीट टॉपिक के तौर पे भी बोर्ड एग्जाम्स में इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl, explain the electrolysis of aqueous NaCl, copper sulfate, silver nitrate, etc. Now, one more example we have to discuss: electrolysis of aqueous NaCl. Aqueous means water added. So same setup है अपने पास। इसमें भी हमने वैसे ही 2 इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए। ये कैथोड हो गया आपका और ये एनोड। जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, एनोड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और इसमें हमने प्लेस कर दिया एक्वस NaCl। मोल्टन NaCl में सिर्फ सोडियम क्लोराइड था, उसके अलावा कुछ नहीं था। एक्वस NaCl में क्या है, अब सोडियम क्लोराइड भी है और वाटर भी है। ऐसे केस में अगर हम इसका सर्किट ऑन करते हैं तो प्रोसेस वही सेम रहेगी। ये जो वाटर है वो भी सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ रन करेगा यहाँ पे, क्योंकि NaCl की प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अदरवाइज प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बढ़िया कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर की कैपेसिटी आता है। तो जो वाटर है वो तो डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और NaCl जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो डिसोसिएशन का प्रोसेस तो सेम है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। आफ्टर दैट जो कैटाइंस हैं वो डिपॉजिट होंगे कैथोड पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ऐसा, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे एनोड पे। ये प्रोसेस सेम, लेकिन अब यहाँ क्या है, 2 different type of negative ions and in the same way 2 different type of ions having positive charge, यानी कि 2 कैटायन है और 2 एनायन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो गए, लेकिन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कौन होगा ये डिपेंड करता है इनके रिडक्शन पोटेंशियल पे। रिडक्शन पोटेंशियल और डिस्चार्ज पोटेंशियल। और बिल्कुल सिंपल टर्म है, विच हैव ग्रेटर डिस्चार्ज पोटेंशियल केपेबल टू डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है वो डिपॉजिट होगा किस पे, इलेक्ट्रोड पे, और जिसका कम है वो रिमेनिंग रहेगा। हमारे इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसमें जो आयंस हैं वो डिपॉजिट होंगे कौन से, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। तो इस प्रोसेस में भी सेम है। एनोड पे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे सेम प्रोसेस। अब हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव आयंस हैं और OH नेगेटिव आयंस हैं। हियर जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्लोराइड आयंस का ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो डिपॉजिट होगा। तो ऐसे केस में यह सेम प्रोसेस है, क्लोराइड आयन डिपॉजिट हुए और ये क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे लिबरेट करेंगे और वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास। तो जो क्लोराइड आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके न्यूट्रल और 2 स्टैंडर्ड स्टेट एटम्स हैं क्लोरीन के, या स्टैंडर्ड स्टेट की जो कंडीशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में Cl2 गैस, और ये कहाँ, एनोड पे लिबरेट हो जाएगी। सेम वे अब कैथोड की बात करें तो एट कैथोड कैटायंस आर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स। सो यहां भी 2 हैं, एक H पॉजिटिव आयन है और एक Na पॉजिटिव आयन है।
तो जो हाइड्रोजन है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है नियर अबाउट 0 होता है, और सोडियम का -1.23 के आसपास होता है। तो जो हायर इलेक्ट्रोड और डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो है हाइड्रोजन का। तो यहाँ जो डिपॉजिट होंगे वो होंगे H पॉजिटिव। तो कैथोड पे H पॉजिटिव अट्रैक्ट, आफ्टर दैट यहाँ कैथोड का क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो जो H पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, सॉरी कैप्चर करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएगा, H पॉजिटिव के पास। तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल H में, और ये जब दो न्यूट्रल H कंबाइंड होते हैं तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगी यहाँ पे कैथोड पे, और क्लोरीन जो है वो लिबरेट होती है एनोड पे। तो इस तरीके से जो एक्वस NaCl है उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होती है और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। अब जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसमें आपका क्या रह गया, NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस रिमेनिंग सॉल्यूशन में रहेगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है एक्वस NaCl का, इससे पहले हमने किया था मोल्टन NaCl का। तो इस तरीके से एक दो एग्जाम्पल आप और भी कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जब आप पर्टिकुलर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं जो डिपॉजिट होती है एनोड पे या कैथोड पे, तो उनका जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से किस तरीके से रिलेशन में होता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में इसको डिसोसिएशन होता है। अब कैथोड पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होकर डिपॉजिट हुआ है ना, इसको एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद ये कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा, और कॉपर मेटल में डिपॉजिट होगा तो सिंपल सी प्रोसेस है कि मुझे यहाँ कॉपर का 1 मोल डिपोजिशन चाहिए। 1 मोल ऑफ कॉपर डिपोजिशन रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इन दोनों का रिलेशन है। अगर मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली में पास करवाता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलेटेड है 1 मोल ऑफ कॉपर डिपोजिशन से। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स से कम रखूंगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी में भी अफेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो ये आपको पहले से बहुत बढ़िया पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। और चार्ज की बात करूं मैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो -1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 6.022 × 10⁻23 Avogadro constant. So conclusion is near about equal to 96500 coulombs per mole। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका coulombs पर मोल में अगर चार्ज लें तो ये आता है लगभग 96500। एग्जैक्ट तो वैल्यू है वो आती है 96488 coulombs पर मोल के आसपास। तो राउंड फिगर में हम इसको लगभग 96500 coulombs पर मोल में कंक्लूड कर लेते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। 96500 coulombs पर मोल इज इक्वल टू 1 फैराडे। और जो फैराडे है वो माइकल फैराडे के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 coulombs पर मोल। तो ये इनका रिलेशन है कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में जब कैटायन है, एनायन है, वो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर
एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो जब डिपॉजिट होता है। तो इसी सेम वे में अब क्या होता है, जो चार्ज है वो एक्चुअली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिसिटी जो आप पास कर रहे हैं वो कितने टाइम तक कर रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर एम्पियर ऑफ करंट टू डिपॉजिट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जो रिलेशन लें हम चार्ज का, चार्ज इज डेनोटेड एज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलम्स पर मोल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे। सो Q इज इक्वल टू N इंटू F। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर डिपोजिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, और उसके रिगार्डिंग जब हम चार्ज में उसको कन्वर्ट करते हैं कूलम्स पर मोल में, तो ये 1 फैराडे जो है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पर्टिकुलर चार्ज आ गया। अब चार्ज जो है वो रिलेटेड है टाइम और इलेक्ट्रिसिटी से भी, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पर्टिकुलर जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो उसका एक टाइम होता है, और कितने टाइम तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं जो स्पेसिफिक एम्पियर के साथ आप उसको फ्लो कर रहे हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि I एम्पियर इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पासिंग चार्ज Q। Q इज आल्सो रिलेटेड टू एम्पियर एंड टाइम। तो एम्पियर पर सेकेंड जो है वो इसकी यूनिट होती है। तो Q इज इक्वल टू N इंटू F एंड आल्सो Q इज इक्वल टू I इंटू T। ये हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बढ़ते हैं, और ये चीज़ हमारे काम आएगी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि फैराडे ने दिया था, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अभी हमने पढ़ा ये कि पर्टिकुलर एक सब्सटेंस है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके ऊपर सिंपली एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये लॉ है फैराडे का फर्स्ट लॉ, और इसका रिलेशन है जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसके बीच में और पासिंग करंट Q के बीच में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस amount of electrolyte which can be deposited at electrolyte is directly varies with पासिंग करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने उसमें जो आप करंट पास कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, डिपॉजिटेड अमाउंट के। जितना आप करंट पास करेंगे उसी के रेशियो में जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास W अमाउंट है, W अमाउंट इज डिपॉजिटेड at any electrolyte in the process of electrolyte, then W is directly proportional to Q. Q is passing current here. So Q is in relation with I ampere and T time. Q का जो रिलेशन है वो एम्पियर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग जो लाइट है उसके साथ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर पर सेकेंड है वो किसके इक्वल आता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल आएगा। पर्टिकुलर टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड है वो आता है आपका Q के इक्वल। Q जो है वो यहाँ पे पासिंग करंट के इक्वल लेते हैं। नाउ प्रोपोर्शन रिलीज फॉर Z, और Z यहाँ पे जो है ना वो होता है प्रोपोर्शन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट ऑफ
proportion. Now W is equal to Z into I into T. Q stand for IT. Now if 1 ampere current is passed for 1 second, then W is also equal to Z. This is Faraday फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. बिल्कुल सीधा सा इसका मतलब है कि जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, तो डिपॉजिट होने वाला जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट का वो डिपेंड करता है पासिंग करंट क्यू पे. और जो क्यू है वो रिलेशन में होता है, क्यू जो है वो I इंटू टी के इक्वल होता है, क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में जो आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो स्पेंड करता है कि जो अमाउंट है वो कितना डिपॉजिट होगा. तो इन दोनों का रिलेशन है वो इस W से रिलेटेड है. ये हम एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पढ़े हैं, उसके बाद हम फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे आते हैं. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो लगभग आती हैं CBSE, HBSE या RBSE सभी एग्जाम्स के अंदर. तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो है वो फेस करते हैं. Question number first. In the electrolysis of aluminium chloride, how much aluminium deposited when a current of 2 ampere is passed for 30 minutes through AlCl3. ये हमारे पास एक सेटअप है. इसमें हमने लिया है AlCl3 मोल्टन स्टेट में. अब हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका कैथोड और ये वाला हो जाएगा एनोड. जब आप करंट पास करेंगे तो जो एल्यूमिनियम आयंस हैं वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड, और क्लोराइड आयंस हैं वो डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे. अब क्वेश्चन अपने पास ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने लिया, उसमें से 2 एम्पियर का करंट आपने 30 मिनट्स के लिए पास कर दिया. तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. हाउ मच एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड व्हेन 2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 30 मिनट्स. सो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज when a 2 ampere current is passed for 30 minutes. So Q stand for I into T. Q is equal to I 2 ampere into time 30 minutes multiply by 60. Now it convert into second. So Q is equal to हो गया 3600 coulombs. 3 6 1800, 18 2 3600 coulombs. तो ये अपने पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चार्ज आ गया. हाउ मच एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन 3600 coulombs is passed through the electrolyte. Now according statement AlCl3 on passing electricity dissociates into Al3 plus 3 and Cl
negative, 3Cl negative and Al plus 3. So aluminium required how much electron for deposition of 1 mole? 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करेगा, तो ये एल्यूमिनियम का 1 मोल हमने डिपॉजिट कर दिया, और 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड है? 3. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स 27 ग्राम पर मोल. 27 ग्राम पर मोल 1 मोल के इक्वल हो गया, तो 27 ग्राम जो एल्यूमिनियम है वो रिक्वायर्ड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3. सो 3 इलेक्ट्रॉन्स स्टैंड फॉर हाउ मच चार्ज इन कूलम्स पर मोल? Q इज इक्वल टू N इंटू F. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3. F जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 96500 कूलम्स, तो ये आपका हो जाएगा कूलम्स पर मोल. अब जब आप ये चार्ज पास करते हैं तो इसका रिलेशन है किससे? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से, यानी कि 3 इंटू 96500 कूलम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. कैलकुलेट करना आपको कि ये जो चार्ज है ये जब पास करेंगे तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 96500 कूलम्स deposited how much amount of aluminium? 27 gram. So 1 coulombs deposited 27 divided by 3 into 96500 coulombs gram, and according statement 3600 coulombs deposited 27 divided by 3 into 96500 into 3600 ग्राम्स. ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं. अगर आपसे टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम पूछेंगे तो ये वाला रिलेशन है, और सेकंड ये वाला रिलेशन है. ये जो टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो फैराडे फर्स्ट लॉ पे हैं, वो सब Q इज इक्वल टू NF और Q इज इक्वल टू IT, इन दोनों के रिलेशन पे डिपेंड करते हैं. अगर पर्टिकुलर चार्ज आपको गिवन है तो फिर आपसे अमाउंट पूछेंगे, और अगर आपको अमाउंट दे रखा है और टाइम पूछे तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा. जैसे सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम. इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ silver nitrate, how much time required for deposition of 215 gram of silver when a current of 2 ampere is passed through this electrolyte. मीन्स अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सिल्वर पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होगा. तो अब सिल्वर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड करता है? हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर सिल्वर पॉजिटिव आयन टू कन्वर्ट इनटू सिल्वर मेटल? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड करेगा? ये 1. मीन्स Q इज इक्वल टू क्या होता है? NF. तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 इंटू F की कांस्टेंट वैल्यू होती है 96500, तो Q इज इक्वल टू आपका हो गया 96500 कूलम्स पर मोल. यानी कि ये जो चार्ज है अगर आप ये पास करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट,
व्हेन 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। और 1 मोल ऑफ सिल्वर इज 10 फॉर कितना होता है मोलिकुलर मास इसका, सॉरी एटॉमिक मास सिल्वर का 107.8 ग्राम पर मोल। ये है इसका 1 मोल। मीन्स जब ये चार्ज हम पास करते हैं 96500 कूलम्स तो सिल्वर डिपॉजिट होता है 107.8 ग्राम। अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 एम्पियर पास कर रहे हैं और टाइम कितना लगेगा कि जब हमारे पास 215 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 107.8 ग्राम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड। जब इतना सिल्वर डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए चार्ज हमें कितना चाहिए 96500 कूलम्स पर मोल। देन 1 ग्राम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड 96500 डिवाइड बाई 107.8 कूलम्स पर मोल। एंड इन द सेम वे रिक्वायरमेंट है अपनी 215 कूलम्स की, तो 215 ग्राम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड 96500 डिवाइड बाई 107.8 इंटू 215 कूलम्स पर मोल। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड चार्ज। जो चार्ज है क्यू है हमारे पास वो कितना है 96500 डिवाइड बाई 107.8 इंटू 215 कूलम्स पर मोल। तो ये अपने पास चार्ज आ गया। नाउ क्यू स्टैंड फॉर आई इंटू टी। क्यू आपके पास ऑलरेडी है 96500 डिवाइड बाई 107.8 इंटू 215। ये क्यू की वैल्यू आ गई। आई ऑलरेडी गिवन है 2 एम्पियर, तो टाइम जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से। सो टी इज इक्वल टू 96500 इंटू 215 डिवाइड बाई 107.8 एंड जो 2 एम्पियर था वो हम क्या लिए। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका सेकेंड में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thanks.